दोस्तों मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसका इम्पैक्ट इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं लग रहा। सो लार्जली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ईरान सऊदी अरेबिया में भी अटैक्स कर रहा है, ये यूएई में भी अटैक्स कर रहा है, यहाँ तक कि अमेजोन के जो AWS डेटा सेंटर्स है वहां पर भी निशाने लगाए जा रहे हैं। राइट, सो ईरान की तरफ से अलग अलग यूएस मिलिट्री बेसिस पर और बाकी जगह भी अटैक्स हो रही है। सो सिचुएशन स्लोली एस्केलेट हो रही है और मार्केट्स को सबसे बड़ा डर ये है कि अगर मल्टीपल कंट्रीज इनडायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गए तो वॉर रीजनल लेवल पर स्प्रेड हो सकती है। और हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं तो मार्केट गिरता जरूर है लेकिन कुछ सेक्टर्स एक्चुअली बेनिफिट भी करते हैं। और सबसे पहला सेक्टर है ऑयल अपस्ट्रीम कंपनीज, यानी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनीज। सबसे पहले इनका बिजनेस मॉडल समझिए, क्योंकि यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल काफी कंफ्यूजिंग भी है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, ये पेट्रोल या डीजल को रिफाइन नहीं करती, रिफाइनरीज एक अलग बिजनेस होता है। अपस्ट्रीम कंपनीज का काम ये है कि ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को ढूंढती हैं और प्रोडक्शन करती हैं। इनके रेवेन्यूज या इनकी इनकम कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि भाई कितना हमने ऑयल प्रोड्यूस किया है मल्टीप्लाइड बाय ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस, बस। इसलिए ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्राइस जब बढ़ता है तो इनकी सेलिंग प्राइस तुरंत बढ़ जाती है, जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट तो लार्जली सेम ही है। और जब प्राइस बढ़ता है और कॉस्ट सेम होती है तो यहां पर दोस्तों प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होने लगते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? ONGC। ONGC इंडिया की लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है। इनके पास लार्ज डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, गैस बिजनेस भी है और गवर्नमेंट बैक्ड एसेट्स की वजह से ऑपरेशंस इनके काफी ज्यादा स्टेबल रहते हैं। जब क्रूड प्राइसेस ऊपर जाते हैं इनके रियलाइजेशन प्राइस इंप्रूव होते हैं, एबिटा मार्जिन एक्सपेंड होता है और कंपनी का कैश फ्लो शार्पली इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए मार्केट में ONGC को ऑफन क्रूड ऑयल प्राइसेस का प्रॉक्सी प्ले भी माना जाता है। अब सिर्फ ONGC ही नहीं है, और एक कंपनी है जो कभी कभी और भी ज्यादा शार्प मूव्स दिखाती है, ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया का साइज ONGC के कंपैरिजन में काफी छोटा है और इसी वजह से इसका रिएक्शन क्रूड ऑयल प्राइसेस के चेंजेस पर ज्यादा फास्ट होता है। इजी लैंग्वेज में कंपनी छोटी है, प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा है और जब ऑयल रैली स्टार्ट होती है तो मार्केट इसको क्विकली रीरेट करता है। इसलिए कई बार ऑयल प्राइसेस में छोटा सा चेंज भी कंपनी के प्रॉफिट्स को एक बड़ा मूवमेंट दे देता है। अब समझते हैं कि वॉर और जियोपॉलिटिकल टेंशंस अपस्ट्रीम कंपनीज को बेनिफिट क्यों करते हैं। देखिए, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ग्लोबल ऑयल सप्लाई का रिस्क बढ़ जाता है, ट्रेडर्स को शॉर्टेज का डर होता है और ऑयल प्राइसेस सडनली स्पाइक करने लगते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ONGC और ऑयल इंडिया की प्रोडक्शन कॉस्ट शॉर्ट टर्म में ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहती है। तो क्या होता है, ग्लोबल फियर यहां पे बढ़ जाता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने लगते हैं और कंपनीज की अर्निंग एक्सपेक्टेशन सडनली अपग्रेड हो जाती है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी मार्केट गिरा हुआ होता है लेकिन एनर्जी स्टॉक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और आज हम इसको बहुत ही डिटेल में रीजंस के साथ समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर इंडिया के केस में एक काफी स्पेशल ट्विस्ट भी आता है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। ऐसी सिचुएशंस में ग्लोबल ऑयल कंपनीज को तो पूरा बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन इंडियन PSUs ऑयल कंपनीज के केस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन का एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। सो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कभी कभी विंडफॉल टैक्सेस लगा सकती है और इसके थ्रू ये लोग कहते हैं कि भाई जो आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है वो आप गवर्नमेंट को टैक्सेस के रूप में दीजिए, या फिर फ्यूल इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इनडायरेक्ट प्रेशर डालती है। इसका मतलब क्या होता है कि क्रूड ऑयल बढ़ने का पूरा बेनिफिट हमेशा शेयर होल्डर्स तक नहीं पहुंच पाता और इसी वजह से ये कंपनीज ग्लोबल पेयर्स के कंपैरिजन में जनरली लोअर वैल्यूएशन पर ट्रेड करती हैं। अब अगर हिस्ट्री देखें तो ये पैटर्न बार बार रिपीट हुए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम ऑयल प्राइसेस शार्पली ऊपर गए थे और ONGC जैसे स्टॉक्स ने रैली दिखाई। मिडिल ईस्ट टेंशंस के टाइम भी एनर्जी स्टॉक्स ने ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म किया और जब भी ग्लोबल सप्लाई शॉक आता है तो PSU एनर्जी कंपनीज जनरली बेनिफिट करती हैं। दोस्तों याद रखिए, मार्केट में ना पैटर्न्स रिपीट होते हैं, जो पिछला पैटर्न है वही रिपीट होगा, बट हर बार जो हेडलाइंस है वो चेंज हो जाती है। तो इस बार कोई और वॉर है, इससे पहले कोई और वॉर रही होगी, तो नेम्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। अब सवाल आता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं। दोस्तों ये लोग सिर्फ ऑयल प्राइसेस को नहीं देखते, प्रोफेशनल्स मॉनिटर करते हैं क्रूड $85 to $90 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं, डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट देखते हैं, गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स पॉलिसीज को देखते हैं और कंपनी का प्रोडक्शन वॉल्यूम और गैस प्राइसिंग रिफॉर्म्स को चेक करते हैं। यानी दोस्तों जो रियल गेम है वो हेडलाइंस का नहीं होता है, वो एक्सपेक्टेशंस का होता है। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ लो, इवन अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं स्टॉक्स हमेशा ऊपर नहीं जाते। तो समझिए कि स्टॉक्स कब गिर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे, अगर ऑयल स्पाइक इकोनॉमी को स्लो कर दे या ग्लोबल रिसेशन डिमांड को रिड्यूस कर दे। इसलिए ये परमानेंट ग्रोथ स्टोरी नहीं होती दोस्तों, ये साइक्लिकल अपॉर्चुनिटी होती है। अब नेक्स्ट सेक्टर समझते हैं जो कि मेरा फेवरेट है, गोल्ड। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, गोल्ड एक्चुअली एक ग्लोबल फेयर एसेट है। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, चाहे वॉर हो, ऑयल शॉक हो या रिसेशन का डर हो, इन्वेस्टर सडनली रिस्क के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें डर होता है कि यार करेंसी वीक हो सकती है,
स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकते हैं, इन्फ्लेशन स्पाइक कर सकती है या फाइनेंशियल सिस्टम अनस्टेबल हो सकते हैं। और जब कॉन्फिडेंस गिरता है ना, तब मनी शिफ्ट हो जाती है रिस्की एसेट से सेफ्टी की तरफ, राइट। सो टिपिकल फ्लो कुछ ऐसा होता है, इक्विटीज से पैसा निकलता है और ये बॉन्ड मार्केट में जाता है और फिर गोल्ड में जाता है और लास्ट में यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है। इसलिए गोल्ड तब परफॉर्म करता है जब दुनिया अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। दोस्तों ये तीन फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है जो गोल्ड को पुश करता है। पहला, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। जब इंस्टीट्यूशंस रिस्क कम करते हैं, वो इमर्जिंग मार्केट से एक्सपोजर रिड्यूस कर लेते हैं, एफआईआईज इक्विटीज सेल करते हैं और ग्लोबली गोल्ड ईटीएफ्स बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। सो बेसिकली गोल्ड आपके पोर्टफोलियो के लिए इंश्योरेंस का काम करता है। दूसरा, ऑयल एंड इन्फ्लेशन का कनेक्शन। देखिए, जब ऑयल प्राइस ऊपर गया तो ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग सब महंगा हो जाएगा और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो करेंसी की परचेजिंग पावर गिर जाती है, राइट। सो हिस्टोरिकली गोल्ड परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ऑयल शॉक इनडायरेक्टली गोल्ड रैली को सपोर्ट करता है। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो यहाँ पे गोल्ड भी महंगा हो जाएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रियल इंटरेस्ट रेट्स। दोस्तों रियल इंटरेस्ट रेट्स के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था, वो जरूर चेक कर लीजिएगा। अब इसका मतलब समझते हैं। रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट से फास्टर बढ़ती है तब रियल रिटर्न्स नेगेटिव हो जाते हैं और तब इन्वेस्टर्स फिक्स इनकम छोड़कर गोल्ड की तरफ शिफ्ट करते हैं। इसी वजह से जियोपॉलिटिकल ऑयल स्पाइक्स के टाइम पर गोल्ड हमेशा रैली करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ हिडन विनर्स की, और ये है गोल्ड फाइनेंस कंपनीज। इनका बिजनेस मॉडल ये होता है कि ये लोग गोल्ड के अगेंस्ट लोन देते हैं। अब ध्यान से समझिए, जब गोल्ड महंगा हो जाता है तो इनके पास जो कोलैटरल है गोल्ड, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, यानी कि आपका जो लोन दिया है वो सेफ हो जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपका रिस्क कम हो जाता है और लेंडिंग ग्रोथ बढ़ती है। फाइनेंस बिजनेस में ये कॉम्बिनेशन काफी रेयर होता है क्योंकि सडनली आपके कोलेटरल की वैल्यू बढ़ गई। आपने जितना लोन दिया था उससे काफी ज्यादा वैल्यू का कोलेटरल आपके पास है और इसीलिए अनसर्टेनिटी के फेजेस में ये कंपनीज क्वाइटली आउट परफॉर्म कर सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि गोल्ड रैली परमानेंट नहीं होती। गोल्ड गिर भी सकता है अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग हो जाए, इंटरेस्ट रेट्स एग्रेसिवली बढ़ जाए या फिर जियोपॉलिटिकल फेयर सडनली काम हो जाए। अब मान लीजिए कल को डोनाल्ड ट्रंप है वो कुछ ऐसी अनाउंसमेंट कर दे और वॉर पूरा एकदम से स्टॉप हो जाए तो आपका गोल्ड प्राइस गिर जाएगा, क्योंकि गोल्ड फियर ड्रिवन साइकिल है, कोई ऐसा लॉन्ग टर्म स्ट्रेट ट्रेंड नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पावरफुल सेक्टर की तरफ और वो है डिफेंस। और यहाँ शॉर्ट टर्म नहीं दोस्तों, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी चल रही है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि क्यों ये वाला साल डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा साल रहने वाला है। दोस्तों जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं, कंट्रीज इंस्टेंटली डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज कर लेती हैं। यहाँ पे मिलिट्री रेडीनेस, सर्वेलेंस सिस्टम, एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स, मिसाइल सिस्टम्स, नेवल एक्सपेंशन, इन सब चीजों पे कंट्रीज फोकस करती हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात कि डिफेंस बजट एक बार अगर इंक्रीज हो जाता है तो फिर वो वापस नहीं लिया जाता, मतलब यहाँ पर स्पेंडिंग मल्टी ईयर होती है। इंडिया का एडवांटेज यहाँ पर काफी स्ट्रांग है क्योंकि इंडिया फ्रॉम इंपोर्टर टू डिफेंस एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन पुश हो रहा है और एक्सपोर्ट को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और जब जब ऐसे ग्लोबल टेंशंस होते हैं तब तब इस ट्रेंड को फर्दर एक्सेलरेशन मिलती है। दोस्तों डिफेंस सेक्टर में एक्सपोजर लेने का सबसे अच्छा तरीका है डिफेंस ईटीएफ। ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टिंग से रिस्क एवरेज आउट होता है। दोस्तों याद रखिए, डिफेंस स्टॉक्स वॉर न्यूज की वजह से नहीं चढ़ते, वो चढ़ते हैं क्योंकि मार्केट फ्यूचर गवर्नमेंट ऑर्डर्स को प्राइस करना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट्स प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्काउंट करते हैं। दोस्तों डिफेंस सेक्टर के भी कुछ रिस्क है, इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि वैल्यूएशन ओवरहीटिंग, एग्जीक्यूशन डिलेज, गवर्नमेंट पेमेंट साइकिल्स, पॉलिसी चेंजेस। सो बेसिकली ये कोई फास्ट ग्रोथ टेक कंपनीज नहीं है, ये ऑर्डर बेस्ड बिजनेस है और ऑर्डर कौन देता है? गवर्नमेंट। दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।